सदियों से हिंदुस्तान की पवित्र मिट्टी पर कई राजवंशों ने शासन किया है। कभी बाहर से आए राजवंशों ने भारत पर अपना आधिपत्य जमाया, तो कभी यहाँ के मूल राजवंशों ने अपना राज्य विस्तार करके समय समय पर कई परिवर्तन लाए। सबसे मजबूत राजवंशों में से एक गुप्त वंश के सबसे तेजस्वी राजा समुद्रगुप्त ने हिंदुस्तान में स्वर्ण युग का आगमन चालू किया था। समुद्रगुप्त को भारतीय इतिहास का दूसरा सबसे शक्तिशाली सम्राट कहकर बुलाया जाता है। हेलो हाय दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका फिर एक बार द एशियंट वर्ल्ड में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और ये इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सम्राट अशोक के पश्चात समुद्रगुप्त ही एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने अखंड भारत का पुनर्निर्माण किया था। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के रूप में भी जाना जाता है। V.A. स्मिथ ने सर्वप्रथम समुद्रगुप्त को नेपोलियन का दर्जा दिया क्योंकि उन्होंने विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। समुद्रगुप्त को एक अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने दूर दूर तक बिखरे हुए राजवंशों को मिलाकर एक राष्ट्र का निर्माण किया था, जिसे अखंड भारत के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त अपने सभी भाइयों में से सबसे तेजस्वी और शक्तिशाली थे, जिसके कारण उन्हें सिंहासन का उत्तराधिकारी चुना गया था। समुद्रगुप्त विशेषता एक योद्धा के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि वो एक कला प्रेमी भी थे, जिसके साक्ष्य उनके शासनकाल में किए गए विभिन्न कार्यों से प्राप्त होते हैं। चंद्रगुप्त के जन्म तारीख को लेकर कई अलग अलग तथ्य दिए जाते हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि उनका शासनकाल ईसा पूर्व 335 से लेकर ईसा पूर्व 380 तक चला था। गुप्त वंश के दूसरे शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया था, जिसके पश्चात उनका एक तेजस्वी पुत्र हुआ जो समुद्रगुप्त नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त की माता लिच्छवी राजकुमारी थी, इसलिए समुद्रगुप्त को भी लिच्छवी दवित्र कहा जाता है। बचपन से ही उनके अंदर प्रतिभावान और दूरदृष्टिता वाले योद्धा की छवि दिखाई पड़ती थी। वह अपने सभी ज्येष्ठों से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान थे। इसी कारण माता पिता के भी वे सबसे लाडले संतान थे। उनकी प्रतिभा को देखते हुए चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में समुद्रगुप्त को चुना था। एक कुशल योद्धा के सारे गुण बाल्यावस्था में ही समुद्रगुप्त के अंदर समाहित थे। युद्धाभ्यास के अलावा वे बचपन में कला में भी रुचि रखते थे। आगे चलकर जब समुद्रगुप्त को राज सिंहासन पर बिठाया गया, तब उनका राज्य बहुत ही छोटे स्तर पर फैला था। भूमि के एक छोटे टुकड़े से लेकर चारों दिशाओं को जीतने का सपना समुद्रगुप्त बचपन में ही देखते थे। बाद में वो सपना सत्य हुआ। प्राचीन काल में जितने भी राजा महाराजा हुए, उन्होंने अपने महत्वपूर्ण फैसले और युद्ध में प्राप्त किए गए विजयों को शिलालेख, स्तंभालेख, गुफालेख इत्यादि दर्शाकर दीर्घकालीन समय के लिए लोगों को जानकारी देने के लिए रखा था। समुद्रगुप्त जैसे महान सम्राटों द्वारा किए गए युद्ध और परियोजना इत्यादियों के सबूत भी ऐसे ही लेखों से प्राप्त होते हैं। समुद्रगुप्त को जब राजगद्दी सौंपी गई, तब इससे बहुत लोग नाखुश थे, जिनमें थे उनके ज्येष्ठ भाई। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा लिए गए इस फैसले से बहुत लोगों ने पक्षपात के रूप में देखना शुरू किया था, लेकिन जब समुद्रगुप्त सत्ता में आए, उन्होंने सभी का मुंह बंद कर दिया। पारिवारिक विवादों को भी सुलझाकर उन्होंने शांति कायम कर दी। हालांकि इस ग्रह कलह को सुलझाने में कई सालों का समय लग गया। सर्वप्रथम दिग्विजय यात्रा करने के पश्चात समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 3 शासकों से युद्ध करके उनके राज्य को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। इसके पश्चात उन्होंने दूसरे राज्यों को अपने अधीन करना प्रारंभ किया। विशालकाय समुद्र के खतरनाक लहरों के भांति समुद्रगुप्त हवा की तीव्रता से आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने अपने राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया।
जो कि वर्तमान समय में बिहार की राजधानी पटना के रूप से जाना जाता है। देवराष्ट्र, कौटूर, वेंगी, एरनपल, कौशल, महेंद्रगिरी, कांची, अवमुक्त, पालक, कौस्तलपुर, महंकार इत्यादि कई शक्तिशाली राज्यों पर समुद्रगुप्त ने अपना आधिपत्य कायम किया। जब समुद्रगुप्त पश्चिम में विजय यात्रा पर गए थे तो उसी दरमियान उत्तर में जो जीते गए राजा थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। इसी प्रकार विद्रोह के कारण समुद्रगुप्त ने अपना रौद्र रूप दिखाया और पुनः लौटकर उन राज्यों को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। इस घटना के कारण आसपास के सभी राजा समुद्रगुप्त के भय से कांप उठे और कभी भी उन्होंने फिर से विद्रोह करने का नहीं सोचा। आने वाले कुछ ही सालों में समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जो पश्चिम गांधार से लेकर पूर्व में असम तक फैला था और उत्तर दिशा में हिमालय के कीर्तिपुर जनपद से दक्षिण सिंघल तक समुद्रगुप्त ने अपना राज्य स्थापित। समुद्रगुप्त ने अपने विशालकाय साम्राज्य को बहुत ही कम समय में स्थापन किया था। कई साक्ष्य के मुताबिक कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में लगभग 100 से अधिक युद्ध किए थे, जिसमें उन्होंने सदा ही जीत का स्वाद चखा था। जब एक योद्धा रणभूमि में अपने पूरे जीवन में एक भी हार का सामना ना करे, उसकी शक्ति और बुद्धि का अंदाज लगा पाना सामान्य लोगों के कल्पना से बाहर हो जाता है। एक योद्धा के अलावा समुद्रगुप्त एक सच्चे कला प्रेमी भी थे। भारतीय स्वर्णकाल के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक हरिसेन, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति नामक अपने रचना में समुद्रगुप्त का वर्णन किया है। प्रयाग प्रशस्ति में यह बात बताई गई है कि समुद्रगुप्त युद्ध करने के अलावा वीणा बजाने में भी माहिर थे। समुद्रगुप्त संगीत को गहराई से समझते थे और कला भी रखते थे। इस बात के सबूत उनके शासनकाल में बनवाए गए मुद्राओं से मिलते हैं, जिन पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त अपने शरण में आए लोगों को दया भाव दिखाते थे। उनके शासनकाल में ब्राह्मणों, अनाथों और सभी कुशल कलाकारों को उनके योग्यता के अनुसार दान दक्षिणा और मान सम्मान दिया जाता था। कई ऐतिहासिक साक्ष्य के अनुसार कहा जाता है कि युद्ध में समुद्रगुप्त के शरीर पर तलवार, भाले, खंजर, धनुष इत्यादि के लगे घाव उनके शरीर की शोभा बढ़ाते थे। ये तमाम घाव जो उनके शरीर पर लगे थे वो समुद्रगुप्त के लिए आभूषण का काम करते थे और उनकी कुशलता व्यक्त करते थे। कहते हैं कि इलाहाबाद अभिलेख समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाने की साक्ष्य थे, लेकिन सदियों बीत जाने के बाद ये सब धुंधले पड़ने लगे, जिसके कारण अभिलेख से कुछ पंक्तियां मिट चुकी है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी महान राजा समुद्रगुप्त के बारे में। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिएगा द एशियंट वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।